मैं एक ऑफिस में झाड़ू देने जाती तो ऑफिस का मालिक मुझ पर बुरी नजर रखता। एक दिन मौका पाकर उसने मेरी इज्जत लूट ली। मैंने बहुत वास्ते दिए मगर उसे मुझ पर रहम नहीं आया था। हम गरीब लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसलिए मेरी माँ मुझे लेकर दूसरे शहर आ गई। अब मुझे मर्दों से बहुत डर लगता था, इसलिए मैंने बाल कटवा दिए और वहाँ एक लड़का बन के एक बंगले पर काम करने लगी। हैरत मुझे तब हुई जब वहाँ बड़े साहब की बहन का मुझ पर दिल आ गया और वो बहाने बहाने से मुझे अपने पास बुलाती और कहती कि तुम आज रात मेरे कमरे में सो जाओ। मैं भी खुशी से उनके कमरे में सो जाती। एक दिन उन्होंने बताया कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने कहा मैं तो एक लड़की हूँ, मगर सबूत के तौर पर उन्होंने मुझे, मेरा नाम सहरिश है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मेरे बाद मेरे दो बहन भाई और हुए थे, लेकिन वो बच ना सके। इसलिए मेरे माँ बाप की उम्मीदों का वाहिद मरकज मैं ही थी। मेरे माँ बाप एक बंगले में काम करते थे और हम तीनों एक सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। मेरे माँ बाप मुझे प्यार से चांदनी बुलाया करते थे, क्योंकि मेरा रंग बहुत सफेद और चमकीला था। लगता ही नहीं था कि मैं किसी काम करने वाली की बेटी हूँ। ऐसा लगता था कि मैं किसी बंगले की मुकीन हूँ और नौकर की नहीं बल्कि मालिक की बेटी हूँ। जिंदगी के 10 साल हमने उस बंगले में काम करते हुए गुजार दिए। मेरी माँ घर की सफाई सुथराई करती थी और अब्बा माली थे। वहाँ मेरी दोस्ती शिजा और शान से हो गई थी, जो मालकन के बच्चे थे। मालकिन बहुत अच्छी थी, मुझे अक्सर शिजा के कपड़े दे देती थी और खाना भी अपने साथ खिलाती थी। मैं उन दोनों के साथ ही शाम में थोड़ा बहुत पढ़ भी लेती थी, क्योंकि मैं सरकारी स्कूल जाती थी और वहाँ बिल्कुल भी अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। तो शीजा और शान अपने साथ साथ मुझे भी पढ़ा देते थे। जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी और मुझे जमाने के सर्दो गर्म का कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि मेरी दुनिया तो बस स्कूल और स्कूल से घर तक ही महदूद थी। मालकिन के शोहर मुल्क से बाहर रहते थे और कभी कभार ही आते थे। यहाँ भी उन्होंने अपना एक ऑफिस बनाया हुआ था। एक दिन कुछ यूं हुआ कि मालकन के शोहर बाहर से आए हुए थे। अम्मा को उन्होंने चाय का बोला था और अम्मा घर के दूसरे कामों में मसरूफ थी। तो मैंने अम्मा को बोला, अम्मा आप रहने दे, मैं चाय बनाकर बड़े साहब को दे आती हूँ। मैं चाय बड़ी अच्छी बनाती थी। बड़े साहब ने पी तो उन्हें बहुत पसंद आई। मेरी कमर थपथपाते हुए उन्होंने मुझे शाबाश दी। फिर वो मेरी अम्मा से बोले, मुझे अपने ऑफिस में सफाई के लिए एक मुलाजमा की जरूरत है। अगर तुम अपनी बेटी को मेरे साथ ऑफिस की सफाई के लिए भेज दो तो मैं तुम्हें इसका अलग से मुआवजा दूंगा। मेरी माँ ने उनकी बात मान ली। अब मैं बड़े साहब के साथ उनके ऑफिस जाती और झाड़ू पोंछा लगाकर उनके साथ ही वापस आ जाती, मगर उनके ऑफिस में उनके अलावा और कोई ना होता। फिर ये सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि वो हर दूसरे तीसरे दिन मुझे अपने साथ ले जाते। एक रोज परवेज साहब ने मुझे कहा कि आज तुम नहा धोकर नया सूट पहनकर चलना, ऑफिस में एक पार्टी है। मैं तो तब बच्ची थी, मगर मेरी माँ बाप की आंखों पर भी पट्टी बंधी हुई थी। वो भी बड़े साहब के इरादे ना भांप सके और मुझे तैयार करके उनके साथ रवाना कर दिया। ऑफिस पहुंचे तो वहाँ आज भी कोई नहीं था। बड़े साहब ने मुझे आज सफाई नहीं करने दी और कहा कि मैं उनके लिए एक गिलास पानी ले आऊं। मैं जब पानी का गिलास उन्हें देने गई तो वो मुझे अपने पास बिठाकर प्यार करने लगे। मुझे उनका छूना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अपने हाथ छुड़ाकर खड़ी हुई, लेकिन बड़े साहब ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे चीखने से भी रोक दिया। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ याद नहीं। होश आया तो मैंने अपने माँ बाप को अपने सिरहाने बैठे पाया, जो परेशान खड़े थे। मैं उस वक्त बच्ची थी और ये तक नहीं जानती थी कि मुझ पर कैसी कयामत गुजर चुकी है, लेकिन इस हादसे ने मुझसे मेरी मासूमियत छीन ली थी। मैं होश में आते ही चीखने चिल्लाने लगी थी, किसी भी मर्द को देखकर डरने लगती। मेरे अम्मा अब्बा अच्छे से जानते थे कि मेरा ये हाल किसने किया है, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बड़े लोग थे और मेरे माँ बाप की बात पर कोई यकीन ही नहीं करता। इसलिए हम वो शहर छोड़कर दूसरे शहर आ गए। मैं इस हद तक खौफजदा हो चुकी थी कि किसी मर्द डॉक्टर से भी इलाज नहीं करवाती थी। फिर एक लेडी डॉक्टर साहिबा ने मेरा इलाज किया और 4 साल बाद मैं ठीक हो गई, लेकिन तब तक मैं ज़हनी तौर पर बहुत बड़ी हो चुकी थी। मैं समझ चुकी थी कि लड़कियों के पास जो कीमती चीज होती है वो इज्जत होती है, जो मेरे पास अब नहीं रही थी। मेरा तो दुनिया से दिल ही अचाट हो गया था।
अम्मा के बार बार कहने के बावजूद भी मैं घर से ना निकलती, यहाँ तक कि मैंने स्कूल जाने से भी मना कर दिया। मुझे लगा था कि हालात अब शायद ठीक हो जाएंगे, मगर मैं गलत सोचती थी। मैं उस वक्त 16 साल की हो गई थी जब एक एक्सीडेंट में मेरे बाप का इंतकाल हो गया। वो मेहनत मजदूरी करता था तो हम दोनों माँ बेटी खाते थे। बाप के मरने के बाद फाके शुरू हो गए। मजबूरी में मेरी माँ को घर से बाहर निकलना ही पड़ा। वो मुझे घर में छोड़कर खुद काम करने बाहर चली जाती और मैं घर में ही उसका इंतजार करती रहती। ये बात मोहल्ले के सारे लोगों को पता चल गई कि मैं घर में अकेली रहती हूँ। एक दिन एक औबाश लड़का दीवार फलांग कर हमारे सहन में आ गया। मैंने शोर मचा दिया तो वो भाग गया, लेकिन अब मैं समझ चुकी थी कि मैं अपने घर में भी महफूज नहीं हूँ। इस वाकये के बाद अब मैं अम्मा के बगैर घर में अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए अम्मा जहाँ काम करने जाती मुझे साथ ले जाती। सब लोगों को पता था कि हम दोनों अकेली और बेसहारा औरतें हैं और कोई मर्द भी हमारे सर पर नहीं है, इसलिए हमारे साथ कोई जो चाहे वो कर सकता है। मोहल्ले के एक औबाश लड़के ने अम्मी से मेरा रिश्ता मांगा और धमकियां भी देने लगा। तू देख माई, अगर तेरी बेटी ने मेरे साथ शादी ना की तो इसके साथ अच्छा नहीं होगा। मैं इसे उठाकर ले जाऊंगा। वो रोज घर के बाहर आकर तमाशा करता, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता। हम माँ बेटी इस सूरत हाल से बहुत परेशान थे। आखिर एक रात चोरी चोरी एक बार फिर हम माँ बेटी को शहर छोड़कर जाना ही पड़ा। हमें समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी इतना क्यों हमें आजमा रही है। अम्मा चाहती थी कि अब मेरी शादी हो जाए, मगर मुझे तो मर्द के नाम से ही नफरत थी। नए शहर में अम्मा ने एक कमरा किराए पर ले लिया और हम वहाँ रहने लगे। अम्मा ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन अम्मा कुछ कपड़े लेकर आई। वो लड़कों वाले थे। कहने लगी, जिस बीबी के घर में काम करती हूँ ना, उनके पास लड़के ही लड़के हैं, इसलिए उन्होंने ये पुराने कपड़े दे दिए। अब तू यही पहन ले। कौन सा तूने घर से बाहर जाना है? मैंने लड़कों वाले कपड़े पहन लिए। उसी दिन इत्तेफाक से अम्मा की तबीयत खराब हो गई तो मुझे ही उसे लेकर अस्पताल जाना पड़ा। वहाँ डॉक्टर ने मुझे कहा, सुनो लड़के, अपनी माँ का ख्याल रखा करो। डॉक्टर और कुछ भी कह रहा था, मगर मैंने नोट किया सब मुझे लड़का ही समझ रहे थे। कोई भी लड़की जानकर अजीब नजरों से नहीं देख रहा था। मैं अम्मा का ख्याल रखने लगी, मगर अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी तो मुझे बाहर निकलना पड़ा। मैं उसकी जगह काम पर जाने लगी, मगर मुझे जल्द ही अंदाजा हो गया कि अकेली लड़की को सब मुफ्त का माल ही समझते हैं। फिर एक दिन अम्मा का इंतकाल हो गया। मैं बहुत रोई। अब मेरा दुनिया में कोई नहीं था। मैंने अब अपनी जिंदगी की गाड़ी का पहिया खुद ही चलाना था, इसलिए मर्दों वाले कपड़े और जूते पहने, बाल भी छोटे छोटे करवा लिए, मुकम्मल तौर पर एक मर्द का रूप धार लिया। काम तो मुझे कोई आता नहीं था। सफाई वगैरह के लिए लोग औरतों का इंतखाब करते हैं, इसलिए मुझे काम नहीं मिल रहा था। फिर एक बंगले में माली की नौकरी किसी ने कहकर लगवा दी और वहां जाकर मैं रहने लगी और काम करने लगी। सबको यही पता था कि मैं एक लड़का हूँ। मैं लड़का बनकर और खूबसूरत लगने लगी थी, मगर मुझे अब कोई डर नहीं था। मैं जिस बंगले में काम करती थी वहाँ एक बेगम साहिबा और उनके शोहर रहते थे। नौकरों की कमी नहीं थी क्योंकि वो लोग बहुत ही अमीर थे। मालकन के शोहर सुबह गए रात को वापस आते थे। मुझे बाद में पता चला कि असल में वो मियाँ बीवी नहीं बल्कि बहन भाई थे। मेरा काम माली का था, मगर मालकन मुझे घर के अंदर के कामों के लिए भी कभी कभी आवाज दे देती थी। एक दिन सफाई करने वाली मासी छुट्टी पर थी। मालकन ने मुझे आवाज देकर घर के अंदर बुला लिया और कहा, ये पूरे घर की सफाई कर दो। मैं सारे घर की सफाई करने के बाद जैसे ही एक कमरे का दरवाजा खोलने लगी, उसी वक्त मालकन ने मुझे रोक लिया और कहने लगी, इस कमरे को छोड़ दो, इसकी सफाई की जरूरत नहीं है। आज के बाद इस कमरे की तरफ आना भी मत। मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि कमरे से किसी के करहाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बड़ी अजियत में हो। मैं अंदर देखना चाहती थी कि कौन है, मगर मालकन के डर की वजह से वापस आ गई। मालकन की हरकतें मुझे बहुत मशकूक और अजीब लगती थीं। साहब की गैर मौजूदगी में न जाने कौन कौन से रिश्तेदार घर आ जाते थे। मुझे अभी वहाँ काम करते इतने दिन नहीं हुए थे, इसलिए मैं अपने काम से काम रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं महसूस करने लगी कि मालकन मुझ में दिलचस्पी लेने लगी है। वो बहाने बहाने से मुझे अंदर बुलाने लगी। मुझे मालकन की नीयत ठीक नहीं लग रही थी। इतने दिनों में मैं ये समझ चुकी थी कि वो अच्छे किरदार की लड़की नहीं है, उससे दूर रहना ही मुनासिब है। मगर एक दिन तो मालकन मेरा हाथ पकड़कर कहने लगी,
तुम बहुत खूबसूरत हो लड़के, मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। मैंने हाथ चटकते हुए कहा, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, आप मेरी मालकिन हैं, दोबारा मुझे ऐसी फजूल बातें ना कहिएगा। मालकिन के चेहरे से लग रहा था कि जैसे उसे बहुत गुस्सा आया हो। उसने मुझे जाने दिया। मैंने भी डरते हुए ये बात किसी को ना बताई कि मेरा यकीन तो किसी ने करना नहीं, उल्टा इस नौकरी से भी हाथ धोने पड़ेंगे। मुझे एक मुलाजमा ने बताया कि मालकिन ठीक औरत नहीं है, उसने कई कई चक्कर चला रखे हैं, अपने भाई से छुप छुप कर गैर लड़कों से मिलती थी, इसीलिए उसके भाई ने उसका बाहर निकलना बंद कर दिया है। उसे लगता है किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन नौकरों को हर बात की खबर होती है। मालकिन की सारी हकीकत सुनकर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। देखने में वो बहुत मासूम नजर आती थी, मगर मैं अब भी समझ चुकी थी कि वो मासूम हरगिज नहीं है। एक दिन कोई घर पर नहीं था। उस दिन पता नहीं क्यों मालकिन ने ज्यादातर मुलाजमों को छुट्टी पर भेज दिया था। अचानक मुझे उसी कमरे से किसी के चीखने की आवाज आई, जिस कमरे में जाने से मालकिन ने मना किया था। चीखने की आवाज सुनकर मैं खुद पर काबू ना रख सकी और भागती हुई वहां पहुंची। दरवाजा खोला ही था कि उसी वक्त मालकिन आ गई। उसने मुझे आवाज देकर अंदर जाने से रोक दिया और गुस्से से कहने लगी, इस कमरे में जाने से तुम्हें मना किया था ना, फिर क्यों जा रहे हो? वहाँ किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो अंदर जाए। जाओ यहाँ से। आज के बाद चाहे इस कमरे में रहने वाला कितना ही चीखे, कितना ही चिल्लाए, कोई यहाँ नहीं आएगा। जाओ यहाँ से। मुझे एक दूसरी मुलाजमा से पता चला कि इस कमरे में साहब और मालकिन के वालिद रहते हैं, जिन पर मालकिन बड़ा जुल्म करती है, और साहब को इस बात का बिल्कुल पता नहीं कि उनके वालिद को खाना भी नहीं दिया जाता। मालकिन को अपने बाप से जरा भी प्यार नहीं था। मालकिन के बारे में रोज कोई न कोई नई बात पता चल रही थी और मैं हैरान होती रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मालकिन का एक खास दोस्त आया हुआ था। वो पहले भी काफी बार चोरी छुपे आ चुका था। थोड़ी देर बाद साहब भी घर आ गए। पहले दिल में सोचा कि आज तो मालकिन रंगे हाथों पकड़ी जाएंगी, मगर ऐसा हो गया जो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं उस वक्त मालकिन के कमरे के बाहर सफाई कर रही थी। साहब की आवाज सुनकर एक लड़का मालकिन के कमरे से तेजी से निकलकर पीछे के रास्ते चला गया। साहब को शायद पहले ही से मालकिन पर शक था, इसलिए आते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, कौन था तुम्हारे कमरे में? मैं उनके झगड़े को देखते हुए वहां से जाने लगी थी कि मालकिन ने मेरी तरफ इशारा दिया। यही लड़का था मेरे साथ कमरे में, इसने जबरदस्ती की है मेरे साथ। मालकिन के इस सफेद झूठ पर मेरे सर पर तो आसमान गिर पड़ा। वो ये क्या कह रही थी? वो मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम क्यों लगा रही थी? वो साहब को कह रही थी, भाई ये लड़का एक बार पहले भी मेरे साथ गलत कर चुका है, मैं इस बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं ये सब सुनकर चकरा कर रह गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने साहब की तरफ देखा जो आंखों में खून लिए मुझे घूर रहे थे। मैंने कहा, मालकिन झूठ बोल रही हैं, भला मैं इनके साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती हूँ? असल में मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। ये मेरे बारे में झूठ बोल रही हैं, मैं लड़की हूँ, आप मेरा यकीन करो। जब मैंने असली आवाज में बोलना शुरू किया तो साहब जी भी उलझन का शिकार हो गए। कहने लगे, तुम देखने में तो एक लड़के हो, मैं कैसे यकीन कर लूं? मैंने रोते हुए कहा, साहब जी यकीन करें, मैं एक लड़की हूँ, लड़का नहीं हूँ। मैं तो अपनी इज्जत बचाने की खातिर लड़का बनकर काम कर रही थी, मेरा यकीन करें। मालकिन ने जब देखा कि बाजी उसके हाथ से निकल रही है, वो चिल्ला उठी और कहने लगी, ये झूठ बोल रहा है, ये लड़का ही है, मैं इसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा, आप मेरा मेडिकल टेस्ट करवा लें, मैं लड़की हूँ, पिछले 2 साल से लड़का बनकर रह रही हूँ, मगर असल में मैं तो लड़की ही हूँ। मालकिन कहने लगी, ठीक है, तुम्हारा डीएनए टेस्ट हम करवाएंगे, अगर मेरे बच्चे से तुम्हारा डीएनए टेस्ट मैच हो गया तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं बहुत नाजुक सूरत हाल में फंस चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे बिला वजह मालकिन क्यों घसीट रही है, लेकिन मुझे ये भी इत्मीनान था कि जब उन पर हकीकत खुलेगी कि मैं वाकई लड़की हूँ, लड़का नहीं हूँ, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसी दिन अस्पताल में टेस्ट हुए। उन बहन भाइयों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था कि जब तक टेस्ट का नतीजा नहीं आएगा मैं कैद में रहूंगी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि जब टेस्ट होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उस वक्त मेरी जान निकल गई जब टेस्ट रिपोर्ट में यही आया कि मैं ही मालकिन के बच्चे का बाप हूँ। मैं समझ गई कि मालकिन ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके रिपोर्ट बदलवा डाली है। अब मैं क्या करती? मेरी तो खुद सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। साहब बहुत गुस्से में थे
और उसने मुझे धमकी दी, अगर तुमने मेरी बहन के साथ शादी ना की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रास्ता इख्तियार करूं कि सच्चाई उनके सामने खुल जाए। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए, ये गुनाह ना करे, मैं लड़की हूँ, लड़का नहीं हूँ, लड़की का निकाह लड़की से नहीं हो सकता। मगर वो ना माना और कहने लगा, तुम अब मेरी बहन से जान छुड़वाने के लिए झूठ बोल रहे हो। कान खोल कर सुन लो, शाम को मेरी बहन के साथ तुम्हारा निकाह होगा और लाजमी होगा। मैं रो रो कर अल्लाह ताला से फरियाद करने लगी कि किसी तरीके से मुझे बचा ले। मैं किस तरह साहब को यकीन दिलाती कि मैं एक लड़की हूँ। शाम को उसने मुझे कमरे से बाहर निकाला और अपने साथ खींचकर बाहर लाया। बाहर मौलवी साहब भी आ चुके थे। साहब जी कहने लगा, आप सब यहाँ बैठे, मैं कमरे से अपने बाबा को लेकर आता हूँ। वो उसी कमरे का दरवाजा खोलने लगा जिसको खोलने से मालकिन मना करती थी। थोड़ी देर बाद वो शख्स जिसको वो व्हील चेयर पर बिठाकर ले आया, उसे देखकर मेरे तो उसान खता हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस शख्स को कैसे भूल सकती थी, इतने सालों से उसके खौफ के साथ जीती रही थी, फिर भला मैं उसे कैसे ना पहचान पाती। मैं डरते हुए चीखने लगी, ये वही साहब था जिनके घर मेरे अब्बा अम्मा शुरू से काम करते थे, वो वही था जिन्होंने मेरी मासूमियत मुझसे छीन ली थी। जाने मुझ में इतना हौसला कहाँ से आ गया कि मैंने आगे बढ़कर उस शख्स के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। याद करो कि मैं कौन हूँ। मालकर ने आगे बढ़कर मुझे पीछे खींचा और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा पर हाथ उठाने की। मैंने उसे पीछे धक्का देकर कहा, क्योंकि मैं वही हूँ, फकीर हुसैन की बेटी, जो 10 साल तक तुम लोगों के घर में नौकरी करते रहे थे। मैं वही हूँ जो बचपन में तुम लोगों की दोस्त हुआ करती थी, जिसे तुम लोग चांदी कहते थे। और मैं वही हूँ जिसकी इज्जत तुम्हारे इस घटिया बाप ने खराब कर दी थी। उस शख्स ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और मुझसे माफिया मांगने लगा। वो साहब शान था और वो मालकन शिजा थी। दोनों मेरे बचपन के दोस्त थे। दोनों को ही यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिंदगी के इस मोड़ पर यूं उनके सामने आ जाऊंगी। शान ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, हमें माफ कर दो, तुम्हारी बद्दुआ ने इस घर को पिछले 14 साल से सुकून से नहीं रहने दिया। और फिर वो मुझे सारी कहानी सुनाने लगा। तुम लोगों के घर जाने के बाद अम्मी और बाबा में बहुत झगड़ा हुआ। अम्मी को यकीन था कि बाबा ने जरूर तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की होगी, क्योंकि वो बाबा की अय्याश फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थीं। अम्मी गुस्से में अपने वालिदैन के घर चली गईं। फिर बाबा ने हमें अम्मी के पास जाने नहीं दिया और अपने पास ही रोक लिया। मेरी अम्मी ने खुला ले ली और हमें बाबा ने जबरदस्ती अपने पास रख लिया। फिर बाबा ने दूसरी शादी कर ली। हम बहन भाई इस सारी सूरत हाल से बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे। कुछ अरसे के बाद बाबा की दूसरी बीवी भी किसी के साथ भाग गई। यहीं से हमारी बर्बादी का आगाज हुआ। अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ किए जुल्म और ज्यादती का बदला लेना शुरू कर दिया। मैं तो लड़का था, सारा सारा दिन बाहर गुजारा कर रहा था, मगर मुझे मालूम नहीं था कि शीजा किन कामों में पड़ गई है। जब पता चला तो पानी सर से गुजर चुका था, इसलिए मैंने उसका घर से निकलना बंद कर दिया। बाबा की बहुत बदनामी हो चुकी थी और उन्होंने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया था। उन्हीं दिनों बाबा को भी फालिज का अटैक हो गया। फिर हम वो शहर छोड़कर यहाँ आ गए। तुम्हारे साथ गलत हुआ था, इसकी सजा हम सबको मिली, सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी जिंदगियां भी खराब हो गईं। मेरे बाबा को सुकून नहीं है, ये हर पल तड़पते रहते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो तुम लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर तुम लोग नहीं मिले। शिजा भी ये सब सुन रही थी। उसने मेरे पैर पकड़ लिए और कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर इल्जाम लगाया। असल में मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उसने मुझसे शादी से इनकार कर दिया था। मैंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर तुम पर इल्जाम लगा दिया। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी मैंने बदलवा ली थी, क्योंकि मैं अपने बच्चे को जल्द अज जल्द किसी का नाम देना चाहती थी। मैंने कहा कि अब तो तुम सबको यकीन आ गया कि मैं लड़की हूँ, अब मुझे जाने दो यहाँ से, तुम लोग जानो। और तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारे बाप को कभी माफ नहीं कर सकती, जिससे मुझसे मेरा बचपन और मेरे ख्वाब छीन लिए। शान ने मुझे रोक लिया और कहने लगा, मैं तुमसे अभी और इसी वक्त निकाह करना चाहता हूँ, मगर मैंने मना कर दिया। मैं इस घर में कैसे रह सकती थी जिस घर में वो शख्स रहता था जिससे मैं हद से ज्यादा नफरत करती थी। मैंने कहीं और नौकरी कर ली। मैंने अपनी जिंदगी यूं ही लड़का बनकर गुजारने का फैसला कर लिया। 1 साल के बाद की बात थी। मैं अपने काम पर जा रही थी जब रास्ते में मुझे शान मिला। कहने लगा, मैं आज भी तुमसे यही पूछने आया हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी?
اور हाँ, इनकार करने से पहले ये जान लेना कि जिस शख्स की तुम सूरत तक नहीं देखना चाहती थी वो मर चुका है। 1 महीना पहले मेरे बाबा का इंतकाल हो गया है। शीजा की भी मैंने शादी कर दी है। अब मैं अकेला हूँ और तुम्हारा साथ चाहता हूँ। मैंने सोचा कि अब मेरे पास भी कोई आसरा और सहारा नहीं। कब तक मैं यूं ही लड़का बनकर जिंदगी गुजारूंगी? मुझे भी तो जिंदगी जीने का हक है। मेरा भी दिल चाहता था कि मुझे भी खुशियां मिले। मैंने शान को हाँ कर दी और हमारी शादी हो गई। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपने मियाँ के साथ बहुत खुश हूँ। शीजा जैसी अच्छी लड़कियां भी राह रात से भटक जाती हैं, मगर अल्लाह ताला ने उसे भी हिदायत दे दी थी। वो अक्सर अपने बच्चों के साथ हमारे घर आती है तो हम मिलकर बीते दिनों को याद करते हैं। कुछ अरसे बाद मैंने परवेज साहब को भी माफ कर दिया था, क्योंकि मेरे साथ बुरा करने के बाद वो खुद भी चैन से नहीं जी पाए थे।